उधर चलो। और कोई पेरेंट्स से बात करनी है, फिर भी क्यों नहीं दिया? इनका ऑडियो आ रखा? कहाँ? किसका ऑडियो था वो? बात कर लो एक बार फिर भी जाके। बेटा जाओ बात करवाओ, फिर आ जाना वापस। भाई एक बार ना ये बात करना कि अगर कहीं बाहर जाता है कोई टेस्ट पे, तो उसका ऑल्टरनेट टाइम लेके टेस्ट देना ज़रूरी होता है। ये बात करना, उनको बोल देना चारू को, चारू से करवाना। ठीक है भाई, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हमारे वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन के। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर उसके आंसर फ्रेम करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द draw graph between gravitational force and distance between the bodies, and also draw graph for the acceleration due to gravity. Also draw the graph for acceleration due to gravity versus mass of the object. Acceleration due to gravity versus mass of the object. हाँ जी, अब अगर ऐसे समझें कि इसमें हमें दो ग्राफ बनाने हैं। पहला ग्राफ किसके बीच का है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स और आर के बीच में। हाँ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है? अब अगर पहली बात तो इनवर्सली का ग्राफ है तो डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो एक्सपोनेंशियली होगा, बिकॉज क्या है? स्क्वायर है। तो क्या ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड ग्राफ की अगर बात करें तो हमें ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में। क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है? अगर मैं डबल कर देता हूं मास, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला सवाल लिखेंगे, कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट। कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट वेयर रेडियस इज हाफ with respect to earth. Radius is half with respect to earth and mass is 1/4 and mass is 1/4। हाँ जी, अब अगर हम बोलें कि फॉर अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अब होता क्या है कि अक्सर बच्चे को एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद रहता है विच इज √2gr, बट √2gr इज द फॉर्मूला जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हों। तो अदरवाइज एक फॉर्मूला है √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का √। तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये तो हो गया अर्थ के लिए। अब फॉर प्लैनेट या जो दूसरी बॉडी आपको दे रखी है, उसका जो मास है अर्थ के मुकाबले वो 1/4 है शायद, है ना? कितना है? तो उस प्लैनेट का मास जो है वो अर्थ के मास से कितना हो गया है? 1/4, और उसका जो रेडियस है वो कितना है? हाफ है। तो अगर मुझे उस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी निकालनी होगी, मान लो जिसको मैं वीपी कह देता हूं, तो √2g तो सेम ही रहेगा। मास ऑफ क्या आएगा बोलो? प्लैनेट, अपॉन में रेडियस ऑफ क्या आ जाएगा? प्लैनेट। अब यहां से एस्केप वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां से आ जाएगा 2g। अब मास ऑफ प्लैनेट की बजाय मैं क्या लिख दूंगा? मास ऑफ अर्थ बाय 4, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की बजाय मैं क्या लिख दूंगा? re/2। क्या ये जो हमारे पास है ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास? सिर्फ 2। तो अल्टीमेटली 1/√2 ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ हो जाएगा। एक दो स्टेप खाए मैंने, समझ में आ गया? पक्की बात है।
अब अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी जितनी भी होती है उसका ये कितना हो जाएगा 1/√2 टाइम्स। अब अगर आप 1/√2 टाइम्स की वैल्यू बोलोगे तो 0.707 होती है। क्या होती है? √2 की वैल्यू 1.414 होती है, बट 1/√2 कितना होता है? 0.707। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला किस टर्म में निकालना। एक स्टेप और बढ़ेगा तो 0.707 इंटू में 11.2 कर देते हैं, तो यहाँ से इतना किलोमीटर पर क्या आ जाएगा? सेकेंड। समझ गए? अगला सवाल लिखेंगे। कैलकुलेट टाइम पीरियड for a planet, calculate time period for a planet which is present at twice the distance, as of Earth, फुल स्टॉप। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन में कभी कभार लिखा हुआ आता है, बट नहीं भी लिखा है तो आपको जो उनका पाथ है वो क्या मान के चलना है? सर्कुलर मान के चलना है। क्या मान के चलना है? ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यहां पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, बट क्या है? बहुत कुछ गिवन है। कैसे? क्या ऐसा कह सकते हैं कि पहली बात तो फॉर अर्थ के लिए अगर मैं अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ लगाऊं? कैप्लस थर्ड लॉ। कैप्लस जी का थर्ड लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज के टाइम्स डिस्टेंस का क्यूब। वैसे तो फॉर्मूला है t² इज इक्वल टू 4π² बाय GME, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे दो अलग अलग प्लैनेट्स को कंपेयर करने वाले हैं तो 4π² अपॉन में GME जो है वो बराबर ही हो जाएगा दोनों के लिए। समझ गए क्या? अब यहां पे हमारे पास जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, अगर अर्थ के लिए बात करूं तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 365, और अर्थ के लिए r हमारे पास क्यूब हो गया। इसको मैं मान लेता हूं कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो अब अगर मैं बात करूं फॉर प्लैनेट, उस प्लैनेट की मैं बात कर रहा हूं जिसका डेटा मुझे गिवन है, उसके लिए जो डिस्टेंस है क्या वो डबल डिस्टेंस है? किसके मुकाबले? अर्थ के मुकाबले। तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा क्या वो k टाइम्स r डैश के क्यूब होगा? अरे बोलो यार। अब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो k r का क्यूब बोलो तो 2r का क्यूब हो जाएगा। इसको कौन सी इक्वेशन मान लोगे आप? सेकेंड इक्वेशन। डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है मेरे पास 365 अपॉन में t का होल स्क्वायर। k से k क्या हो जाता है? कैंसिल। और यहां पे मेरे पास आ जाता है r अपॉन 2r का होल क्यूब। सही है क्या? अब यहां से r भी क्या हो गया? कैंसिल। तो 365 का स्क्वायर अपॉन में t² इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/8 आ गया। कितना आ गया? 1/8। तो यहां से मेरे पास टाइम पीरियड का स्क्वायर जो आ जाएगा वो 365 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे अंडर रूट कर दूंगा 365 अपॉन में 2√2 आ जाएगा। समझ गए? मैंने कुछ गलती की क्या? मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। वैसे समझ क्यों गए हम? क्योंकि अगर प्लैनेट दूर है तो टाइम पीरियड तो ज्यादा होना चाहिए था, हमारा तो कम हो रहा था, तो ये 8 से क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई। और यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 365 और 8 का अगर मैं अंडर रूट करता हूं तो कितना आ जाता है? 2√2। सही कह रहा हूं? तो यहां से 2√2 की वैल्यू डाल दो, इतना डेज में हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझे? अगला सवाल लिखो। इफ इलेक्ट्रॉन and proton are having same momentum, then which one will have higher kinetic energy? Kinetic theory of gases
वेव्स वाले लेक्चर में। बताओ जी, इसका आंसर ओरली दे सकते हो आप? ओरली कैसे बताओ, आप ओरली कैसे दोगे त्यागी? अच्छा, तो ओरली तो नहीं आया है ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि ओरली करने की ओरली हो सकता है, लेकिन करने की कोशिश मत किया करो ऐसे सवालों को, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। देखो ओरली कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो, वह तो अभी ये सब्जेक्टिव है, अगर ये एमसीक्यू में हो, क्या सबको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला √2m/ke होता है। अब अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी रूट ऑफ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसे करना अगर ओनली करना भी है तो, बट अभी फिलहाल कैसे करें आओ देखो। सबसे पहली बात, क्या हमें ऐसा बोल रखा है कि जो मोमेंटम है ऑफ प्रोटॉन ये बराबर है किसके? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अरे बोलो यार, तो मोमेंटम प्रोटॉन का और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बराबर है। अब मोमेंटम से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बेटा कहीं जाना है आपको? फिर मोमेंटम से क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ पे मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगेगी, और मोमेंटम की जगह मैं क्या लिख दूंगा? √2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा? क्या बच जाएगा बोलो यहां से? √ मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और यहां से √ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, पहले कर लेते बाद में कर लो, आपकी चॉइस है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हुआ तो हम सब जानते हैं कि किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। किससे? अब अगर मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाएगी। किससे? प्रोटॉन से। समझ गए क्या? अगला सवाल। For collision between two bodies in which mass of the first body is double, in which mass of the first body is double the mass of second body, mass of first body is double the mass of second body, and first body was moving with velocity, first body was moving with velocity 10 meter per second, 10 meter per second, collides with the second body at rest, collide with the second body at rest, and combine to form a single body, combine to form a single body, then calculate the common velocity of the body, then calculate the common velocity of the body. अब सुनो, अब अगेन इस सवाल में भी बहुत कुछ ना गिवन होके भी गिवन है। पहली बात तो क्या आप में से कोई बता सकता है क्वेश्चन को पढ़ के कि ये कौन से कंसेप्ट से होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। किससे होगा? जो फर्स्ट वाली बॉडी है और जो सेकंड वाली बॉडी है इनका मास हमें गिवन नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली बॉडी का मास सेकंड वाली से डबल है। फर्स्ट वाली बॉडी जो है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाली बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। सही कह रहा हूं? टक्कर होने के बाद ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और एक कॉमन बॉडी बना देते हैं, तो दोनों की जो भी वेलोसिटी होगी वो सेम हो जाएगी। लेट अस सपोज x।
लेट अस सपोज, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मास है हमारे पास कितना है 2m और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10। यहाँ का मास है m और वेलोसिटी है 0। इसका मास है 2m, वेलोसिटी है x, इसका मास है m, वेलोसिटी कितनी है x। तो क्या यहाँ से मेरे पास 20m आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास 3mx आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सही है, सही है, ठीक है। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3 विच इज 6.67 मीटर पर सेकेंड। सही है, पक्की बात। अगला सवाल, a stone of mass m, a stone of mass m is rotated using a string of length 2l vertically, full stop. If the velocity at the lowermost point, if the velocity at the lowermost point is x and velocity at highest point is y, then calculate the ratio of x and y, या then calculate the value of x divided by y, then calculate the value of x divided by y, given that string loses its tension at highest point. String loses its tension at highest point. String loses its tension at highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग अपनी टेंशन क्या कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है। सवाल हमने पहले किया हुआ है, थोड़ी सी भावनाएं बदल दी गई हैं बस, लेकिन ये सवाल ऐसे सवालों में से एक है जो 10 बार भी कर दिया जाए तो कुछ लल्लू बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन सवालों को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, बट ये सवाल रट्टे मारने वाले नहीं है। इसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। क्या बोलते हैं, याद करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल किया हुआ है, भावनाएं बदल दी गई हैं। यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, x है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो y है। जो स्ट्रिंग है उसकी जो हमारे पास लंबाई है वो 2l है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लंबाई भी 2l हो जाएगी। कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन लूज हो गई है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, अगर टेंशन नहीं है तो वेलोसिटी भी नहीं होगी, फॉल्स। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि टेंशन नहीं है तो, अगर ऐसा होता तो फिर y तो 0 ही हो जाता। टेंशन नहीं है का मतलब है कि उस पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जिस भी वेलोसिटी से होगा वो उससे आगे जा रहा होगा, विच इज y, विच इज। अब आपको यहां पे x और y की जो रेशियो है वो कैलकुलेट करना है, मतलब कि टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें करना है x बाय y। ट्राई मारोगे या y बाय x, ट्राई मारोगे, सीधा करो, करो, ट्राई करो, एक ने भी नहीं बोला हम ट्राई कर रहे हैं। हिंट दूं या हो जाएगा, हिंट ये है कि ये क्वेश्चन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। दूर दूर तक क्वेश्चन को पढ़ के समझ में नहीं आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा इसमें, तो हिंट ये है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। और एक और हिंट है, शुरुआत अपर मोस्ट पॉइंट से करना, लोएस्ट पॉइंट से करोगे तो जीवन में कभी सॉल्व नहीं होगा।
हो गया? करें क्या? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल किया हो। अच्छा, कई बच्चे इसको रट भी लेते हैं, पता है ना, एंट्रेंस वाले बच्चे इसको रट भी लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या आती है, यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे क्या आती है। √5GL पर L लेंथ होनी चाहिए, √3GL, √GL। बट आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, प्लीज़, तो आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, करें? आओ भाई, सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को कुछ नामकरण कर देते हैं, जैसे कि इसको दे देते हैं नाम A, इसको दे देते हैं B। तो अगर हम लोग बात करें एट पॉइंट A, या सॉरी पहले एट पॉइंट B, देखो प्लान क्या है। प्लान ये है कि हमें वहां पे वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, और सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे किसके बराबर होगा? आंसर है जो नीचे की तरफ फोर्स होगी, जो कि फिलहाल सिर्फ एक है, और वो कौन सी है? mg। अगर टेंशन होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता, बिकॉज फिर mg प्लस में क्या भी करना पड़ता? टेंशन। फिलहाल एट पॉइंट बी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये बराबर हो जाएगी किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। अब इसका मास तो m है और वेलोसिटी जो है इसकी y है, तो y का स्क्वायर अपॉन में जो इसका रेडियस है वो हमारे पास 2l है, और यहाँ से mg, तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? m से m तो कैंसिल हो गया है, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2gl, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी √2gl। हमारी वहां पे √gl क्यों आई थी? क्योंकि वहां पे लेंथ l थी, यहाँ पे लेंथ 2l है। इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मार के छोड़ दिया। अब ये तो शायद लगभग सभी ने कर लिया होगा, लेकिन अब यहाँ पे वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालें? तो यहाँ पे आपको अब लगाना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने आपको हिंट भी दिया। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी अगर मुझे निकालनी हो, जिसको मैं भी टोटल एनर्जी बी बोल रहा हूं, वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी बी में अगर मुझे निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगा mg। टोटल ये कितने हाइट पे है? तो क्या है 2l और 2l 4l हाइट पे है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास vb का जो स्क्वायर है यानी y का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? 2gl। तो ½ यहाँ पे आ गया 2gl, और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 4mgl। तो 2 से 2 कैंसिल, ये mgl और वो 4mgl, तो कितना हो गया? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी आ जाएगा 5mgl। कितना आ जाएगा भाई? 5mgl। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई है। कहाँ पे? आंसर है बी पे या कहीं पे भी? अरे बेटा कहीं पे भी, बिकॉज टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड। तो अब मैं इस टोटल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो टोटल एनर्जी ए है वही टोटल एनर्जी क्या भी होगी? बी। कैसे भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कह रहा हूं, एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से दोनों जगह एनर्जी क्या रहेगी? बराबर। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो रहेगी वो भी हमारे पास 5 mgl हो जाएगी। अब ए पे
क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि हम तो ग्राउंड के सबसे करीब हैं। लेकिन सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास? काइनेटिक। तो ए पे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी, लिखने को लिखना ही पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 5 mgl है। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ m va का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 है। अब हाफ m va का स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है? x। तो यहाँ पे m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? 10। तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 gl। अब यहाँ पे वैसे वहां पे क्या आई थी? 5 gl। यहाँ पे 10 gl क्यों आई? समझ में आ गया, क्योंकि हमारा लेंथ क्या है? 12 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 10 gl। अब ये आ गया हमारे पास x। अब अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बात करूं, हमें x बाय y का रेशियो निकालना था। x हमारे पास अंडर रूट 10 gl है और ये हमारे पास क्या आया था? अंडर रूट 2 gl, अंडर रूट 2 gl। तो gl से gl कैंसिल, तो अंडर रूट 5:1 हमारे पास रेशियो आ जाएगा। समझ गए? तो रेशियो तो वही आया। अगर आपने याद कर रखा था कि यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट gl होती है और यहाँ की अंडर रूट 5 gl, अगर लेंथ l है तो रेशियो तब भी 5:1 ही आता। तो MCQ में तो हम सीधा ही लिख देते हैं अगर आपको याद है तो, लेकिन सब्जेक्टिव है तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। A ball is dropped from certain height. A ball is dropped from certain height, collides with the ground, and after every collision, loses 1/10 of its velocity, and after every collision loses 1/10 of its velocity. Full stop. Find the ratio of kinetic energy before first collision. Find the ratio of kinetic energy before first collision and after third collision. आफ्टर थर्ड बड़ा हो जाएगा, सेकेंड कर लो, आफ्टर सेकेंड कोलिजन। कितने भी कोलिजन के बाद सकता है ये, पर जितने कोलिजन बढ़ेंगे क्वेश्चन बड़ा होता चला जाएगा। देखो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि v इज द वेलोसिटी बाय विच ऑब्जेक्ट फॉल्स। ये v वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो क्या ऐसा कहते हैं कि जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जिसको मैं अभी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कह रहा हूं, वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अरे बोलो भाई। अब एक कोलिजन के बाद, आफ्टर वन कोलिजन, एक कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको अभी फिलहाल मैं v2 कह दे रहा हूं, क्या वो 1/10 कम हो जाएगी? क्योंकि टक्कर होने पे वो कह रहे हैं हर बार वो 1/10 वेलोसिटी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। तो क्या उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो पिछले वाले से 1/10 कम हो जाएगी? बोलो। अब 1/10 कम होने का मतलब होता है जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो 9/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये एक कोलिजन के बाद होगा, दो कोलिजन के बाद? एक कोलिजन के बाद। अच्छा, आफ्टर सेकेंड कोलिजन के बाद जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको मैं v3 कह रहा हूं, वो क्या हो जाएगी? क्या वो v2 से 1/10 हो जाएगी माइनस? समझ रहे हो? अब अगर वो v2 से 1/10 हो जाएगी तो v2 कितना है हमारे पास? 9/10। इसमें 1/10 ऑफ 9/10 v हो जाएगी, अगर समझे हो तो। अरे कुछ नहीं किया, v2 की जगह बस 9/10 v तो डाला है। तो बताओ क्या आ गया यहाँ पे?
ये आ गया 9v/10 और ये कितना आ गया 9/100v। तो यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 81, है ना, 81/100 v। एक बार कैलकुलेशन देख लो भाई, सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई आफ्टर 2 कोलिजन्स। आफ्टर हो गया क्वेश्चन, कैसे? अब तो रेशियो निकालना है, बस आओ रेशियो निकालें। अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर फर्स्ट कोलिजन और अपॉन में क्या, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सेकेंड कोलिजन। इसको मैं कह दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं कह दे रहा हूं काइनेटिक एनर्जी थर्ड। फॉर्मूला हाफ mv² और यहां पे फॉर्मूला हाफ mv3 का क्या स्क्वायर। क्या हाफ m से हाफ m कैंसिल, ऊपर क्या आ गया बोलो v², नीचे क्या आ गया 81/100 v का होल स्क्वायर। v² से v² क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या आ गया 100 का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 81 का स्क्वायर। कितना होता है ये 100 का स्क्वायर तो कितना हो गया 10,000 और 81 का स्क्वायर बताओ बेटा, 81 का स्क्वायर 6561 65, ये कुछ कट रहा है पिट रहा है नहीं, तो रेशियो आ गया 10,000:6561। अरे ठीक है, जो भी है, मतलब कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट समझ में आया। जब भी टकराएगी कितना वेलोसिटी लूज कर देगी 1/10, और फिर दोबारा टकराएगी तो कितना वेलोसिटी लूज कर देगी 1/10। अगर यही सवाल सेकेंड कोलिजन के बजाय थर्ड कोलिजन के बाद होता तो क्या, बस हमें यहां पे एक स्टेप और बढ़ाना है, ये काम V4 पे करना है। ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लिख लो इसी में, इसी क्वेश्चन में आगे लिख लो। ऑल्सो कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, also calculate ratio of initial kinetic energy and kinetic energy after third collision, kinetic energy after third collision, ठीक है 81 है, हाँ नहीं बेटा 90 - 9 तो 81 ही होता है ना, हाँ ठीक है। और वैसे भी 810/100 आ जाएगा तो फिर तो वो v से भी ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी तो v से कम होनी है ना वैसे भी, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, थोड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना, बोलो। इसके ऊपर आज ही मैं एक वीडियो भी शूट करके आया हूं और ये सवाल नीट में आया था एक बार, इसके ऊपर मैं आज ही क्या शूट करके आया हूं वीडियो, कल परसों में आएगी भी। सवाल क्या है, वीडियो का हमारा टाइटल क्या होगा कि क्या अर्थ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। चलो पहले बताओ, अर्थ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है, क्वेश्चन लिखो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रेडियस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रेडियस अर्थ will convert into a black hole, for what value of radius earth will convert into a black hole। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो थोड़ा सा और हिंट मिलेगा आपको कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल उसके ऊपर एक लाइन लिखी रहेगी। जब ये नीट में भी आया था तो भी शुरुआत में एक सवाल, एक हिंट लिखा हुआ था कि ब्लैक होल क्या होता है, बट मैं अभी हिंट नहीं दे रहा आपको, बिकॉज आप में ज्यादातर बच्चों को पता होगा ब्लैक होल क्या होता है। क्या एक काले रंग का छेद होता है? नहीं, क्या होता है फिर ब्लैक होल? ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है स्पेस में जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये अपने अंदर से किसको भी एस्केप नहीं होने देता, लाइट को भी। इसको जरा समझते हैं पहले। आपको मैं नजर आ रहा हूं? क्यों नजर आ रहा हूं? क्योंकि इस कमरे में कुछ लाइट के सोर्सेज हैं जिनको हम ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं,
उनसे लाइट निकल रही है और अब तो हम जानते हैं उनसे फोटॉन्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? वो मुझसे टकरा रहे हैं और टकराने के बाद आप तक जा रहे हैं। लेकिन क्या मैंने उनको जाने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं किसको पकड़ लूं, फोटॉन्स को पकड़ लूं। किसको पकड़ लूं? क्योंकि फोटॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अगर कोई ऐसी बॉडी, ऐसी हेवनली बॉडी जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो किसको भी पकड़ ले, फोटोन को भी ना जाने दे, उस केस में वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पहले तो समझो कि ब्लैक होल क्या है। समझ गए? एक ऐसी जगह जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा कि वो अपने आसपास लाइट। फिर आप कहोगे कि सर हमने ब्लैक होल की फोटो कैसे खींची? तो सच्चाई है, हमने ब्लैक होल की फोटो खींची ही नहीं। हमने तो ब्लैक होल के आसपास जो फोटोन स्फेयर है उसकी फोटो खींची है। आई होप आपको पता हो, 2019 में हमने ब्लैक होल की पहली फोटो खींची थी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से। कहानी पता है वो सारी? एक लड़की MIT में पढ़ती थी, उसने अपने टीचर को बोला कि सर अगर हम मल्टीपल टेलीस्कोप्स लगाएं तो हम दूसरी चीज़ों की जो हमारी गैलेक्सी के बाहर हैं या हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैं उनकी फ़ोटो खींच पाएंगे। तो उसके टीचर ने कहा हाँ बेटा आप कहे तो बिल्कुल ठीक रहे हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। बात हो रही है 1995 कुछ की। ठीक है, बच्ची पास हो गई MIT से, प्रोफेसर भी लगभग रिटायर हो गए, बच्ची अपना कंप्यूटर कोडिंग में कहीं लग गई। मैं बच्ची का नाम भूल गया, मतलब ऑफिसर बच्ची नहीं है, हमसे तो बड़ी है, पर तब बच्ची थी। ठीक है, तो वो कंप्यूटर कोडिंग में लग गई, अपना काम करने लग गई। तो एक दिन उस प्रोफेसर को जो MIT में रिटायर हो गए थे, जिन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया था, उनको ये आइडिया पे काम करने का मन किया कि क्यों ना ऐसा करें कि कुछ टेलीस्कोप्स को लाइन बाय लाइन लगाएं, कोडिंग करें, किसी को धरती के इस कोने पर रखा, किसी को धरती के इस कोने पर रखा, किसी को धरती के इस कोने पर रखा और सबसे इंडिविजुअल डेटा लिया। लेकिन उनको यह नहीं समझ में आ रहा था कि इन सारे टेलीस्कोप्स की एक साथ कोडिंग कौन करेगा, क्योंकि हर एक टेलीस्कोप्स को एक साथ काम करना था एक सर्टेन एंगल पे। तो फिर उनको याद आया कि एक बच्ची का ही तो ये आइडिया था, तो उस बच्ची को कांटेक्ट किया गया, उस बच्ची को बुलाया गया। वो बच्ची नॉर्मल सी एक जॉब कर रही थी 7-8 लाख रुपए महीने की। तो उसने वो जॉब छोड़ दी और उसने कहा कि क्योंकि उसके दिमाग में ये आइडिया आया था, तो उसने इस पे काम किया। लोगों ने कहा इम्पॉसिबल होगा, मुझे एग्जैक्टली समय तो नहीं पता कितना लगा उनको, लेकिन 2019 में जाके उन्होंने फाइनली पहले किसकी फोटो खींची? ब्लैक होल की। अब देखो इसमें किक क्या है, ब्लैक होल की फोटो तो खींची नहीं उन्होंने, क्योंकि ब्लैक होल की फोटो कैसे खींच दोगे आप, क्योंकि जो लाइट दे ही नहीं रहा है आपको उसकी फोटो कैसे आएगी? समझ रहे हो आप? फोटो ब्लैक होल की आई नहीं, किसकी आई? ब्लैक होल के आसपास ना फोटोन स्फेयर बनते हैं। आपको पता है ब्लैक होल कितनी प्यारी चीज है, अगर आप इसको पढ़ो तो सोचो। आपको पता है ब्लैक होल का एक ऐसा एरिया है जिसपे अगर आप खड़े हो जाओ तो आप अपनी खुद की गुद्दी देख सकते हो। आपको तो मेरा नाई भी दिखाया जाता है, वो तो मेरा नाई पीछे लौंडे समझ रहे होंगे आप नहीं समझ पाए होगे बेटा, लड़के समझ पा रहे होंगे कि अगर आप सैलून जाओ तो वो पीछे शीशा रख के आपको दिखाता है भैया अक्षय कुमार लग रहे हो नहीं लग रहे हो आप। लेकिन मैं ऐसे वाले शीशा देखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, आप देखो अगर आप समझ पाए तो आप कहोगे वाह, आपका मन करेगा घर जाके ब्लैक होल के बारे में पढ़ने का। नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए वो काला छेद है बस। सुनो फोटोन स्फेयर कैसे बना, सुनना ध्यान सुनना। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ मान लो, तो मेरी गुद्दी से लाइट निकली, वो उधर जा रही है, तो मेरी आंख में तो कभी भी नहीं आएगी, लेकिन वो उधर जा रही थी और इधर कौन है? ब्लैक होल। उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसने किसको भी खींच लिया? फोटोन को। तो एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, जिसकी वजह से वो ऐसे घूम गया। कौन? मेरी गुद्दी से निकला फोटोन ऐसे घूम गया, समझ रहे हो, और मेरी आंख में आ गया। नहीं समझ पा रहे हो? तो मेरे को मेरी आंख में मेरी गुद्दी दिख रही है और मेरी गुद्दी आगे है भी नहीं। नहीं समझ पा रहे आप? ये कितना खतरनाक है, समझ रहे हो? तो एक्चुअली फोटोन्स फिर उसी वजह से बना। कुछ फोटोन्स जो लाइट, जो ब्लैक होल से भागना चाह रहे थे, भाग भी गए थे, लेकिन उनकी एस्केप वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं थी। जैसे बिग बैंग हुआ था तो वो ब्लैक होल ने खींच भी लिए, तो वो घूम गए हमेशा के लिए। अब वो फोटोन किसके आसपास घूमे जा रहे हैं? तो हमने उन फोटोन स्फेयर की फोटो खींची है, उस ब्लैक होल की फोटो खींची है। बात समझ में आई? समझ गए? तो क्वेश्चन क्या है, अगर हमें अर्थ को ब्लैक होल बनाना होगा तो ये सवाल ऐसे मन गढ़ंत सवाल नहीं है, नीट का सवाल है ये, और ये हमारी 11th के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और करें इसको। सवाल क्या है कि हमें क्या बनाना है? इसे ब्लैक होल बनाना है। अब अगर मुझे अर्थ को ब्लैक होल बनाना है
तो मैं चाहता हूं अर्थ लाइट को बाहर ना जाने दे, तो बताओ सही है या गलत कि फॉर अर्थ टू बी अ ब्लैक होल, अगर अर्थ को क्या बनना है तो जो एस्केप वेलोसिटी है, क्या ये एस्केप वेलोसिटी ज्यादा या बराबर होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से? समझ गए क्या? सुनो, मैं कह रहा हूं फोटोन भाग रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फोटोन भाग जाता है। बस अगर धरती की एस्केप वेलोसिटी कितनी हो गई 3 × 10⁸ से ज्यादा, तो फोटोन भी नहीं भाग पाएगा। समझ गए? इतना समझ गए? अच्छा, और अगर मैं यहां पे मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो इक्वल टू क्या लगा दूं? स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए क्या? अब यानी कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन में, हम यहां नया वाला रेडियस निकालना चाह रहे हैं। तो अच्छा, आपके हिसाब से वो रेडियस छोटा होना चाहिए, बड़ा? छोटा है, बहुत छोटा? बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा? एस्केप वेलोसिटी डालना है 3 × 10⁸, अंडर रूट 2 डालना है, जी की जगह 6.67 डालना है, 10⁻⁻11 डालना है। मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं कर सकते आप, तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन नया रेडियस क्या होगा? क्योंकि मैं आज ही करके आया हूं तो मुझे याद है कि रेडियस आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻2 मीटर। कितना आ जाएगा? आप ही कैलकुलेट करना, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻2 का मतलब हो गया कंचे जितना। यानी अगर आपको अर्थ को ब्लैक होल बनाना है तो आपको सेम मास की अर्थ को कितना साइज देना होगा? एक कंचे के साइज जितना, तब जाके उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो क्या बन जाएगा। अब आप समझो कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल कितना ज्यादा होगा, कितनी ज्यादा मास डेंसिटी वाली वो चीज होगी जिसने किसको भी नहीं जाने दिया। और अच्छा, 2019 से पहले तो ये मिथ था कि ब्लैक होल होता है नहीं होता। फोटो आने के बाद तो आप शक भी नहीं कर सकते हो। कह तो आइंस्टाइन जी रहे थे। अच्छा, आइंस्टाइन जी ने तो ब्लैक होल और वार्म होल्स दोनों के बारे में बात की थी। आई होप आपको वार्म होल्स पता है। तो अब तक वार्म होल्स नहीं डिस्कवर हुए, लेकिन अभी भी लोग वार्म होल्स को क्या मानते हैं? मिथ। कल को मान लो उसकी फोटो आ जाए और लोग ट्रेवल करने लग जाए। वार्म होल्स मतलब ऐसी छेद स्पेस में जहां से आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इधर उधर जा सकते हो। बड़ी अपनी आप में बड़ी प्यारी पढ़ाई है अगर आप इसको पढ़ो ढंग से तो। बट हमारी बदकिस्मती है कि MSc तक हमें नहीं पढ़ाया जाता क्या ब्लैक होल्स के बारे। हमें उतना कैपेबल नहीं समझा जाता। हमारे को वो चीजें पढ़ा रहे जो हमारे सिलेबस से, जो हमारे काम की नहीं है एक्चुअली में। 12th में पढ़ाते हैं मीटर ब्रिज। क्या पढ़ाते हैं? उस कमरे में जाओगे ना जब आप उस वाले ब्रांच में, तो वहां पे टीवी के नीचे इतना बड़ा सा फट्टा पड़ा हुआ है, वो मीटर ब्रिज है। उससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इस बेंच से बड़ा डिवाइस है वो। आपको लगता है कोई इलेक्ट्रीशियन बेंच से बड़ा डिवाइस साथ ले घूमता होगा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए? सिर्फ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने एक फट्टा साथ ले घूमेगा। जेब में आता है मल्टीमीटर इतना सा, है ना? करंट नाप लो, वोल्टेज नाप लो, इंडक्टेंस नाप लो, कैपेसिटेंस नाप लो, सब नाप लो। उसके बारे में नहीं पढ़ा रहे। और फिर आपकी जॉब लग जाएगी ना तो बोलेंगे बेटा 6 महीने पहले आपको ट्रेनिंग करनी है। किस चीज की ट्रेनिंग करनी है? मल्टीमीटर की। क्यों? मल्टीमीटर क्या करता है? रेजिस्टेंस निकालता है। सर वो तो मीटर ब्रिज से निकाल, छोड़ दो बेटा, वो उसका कोई काम नहीं है बेटा। ये तो मजाक ही है ना, ये तो मजाक ही हुआ कि जो हमारे लिए अच्छा। और क्या मल्टीमीटर का, हम क्या मल्टीमीटर यूज करना नहीं सीख सकते? अरे कितना आसान है मल्टीमीटर यूज करना। फिर भी क्या पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, उसको एज हिस्ट्री पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? मोर टू नो में डाल दो उसको। एनसीईआरटी में किताबों में डाल दो कि बेटा देखो ऐसा होता था, ऐसा होता था। अब मत पढ़ो बेटा, ये बताओ ना। अब जिसको नहीं पता उसको लगता है कि हम रेजिस्टेंस किससे कैलकुलेट करते हैं? मीटर ब्रिज से। किसी काम का डिवाइस नहीं है वो। धूल खा रहा है, साल में एक बार यूज करते हैं उसको बच्चों को दिखाने के लिए, बस जगह घेर रहा है अलग। बहुत बड़ा है ना, इतना बड़ा होता है जमीन से ऐसे खड़ा कर देते, तो वो यूजलेस बातें। खैर, अब आप सोच रहे होगे कि हम ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे। अगर हमने ब्लैक होल पढ़ा, हमने उनको साबित किया, तो फिर क्या भी हो सकते हैं? वार्म होल्स। और अगर हमने वार्म होल्स क्या कर लिए? ढूंढ लिए, तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर हम भावुक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बात हो जाएगी, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। ठीक है, तो समझ गए किसी भी चीज को ब्लैक होल कैसे बनाना है? उसकी एस्केप वेलोसिटी को किसके बराबर रख दें? स्पीड ऑफ लाइट के। एक क्वेश्चन लिखेंगे अगला। ये एक ओरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ अ टनल
is made from north pole to south pole of earth, if a tunnel is made from north pole to south pole of earth and an object is dropped from north pole, and object is dropped from north pole, then explain the motion of the object. Then explain the motion of the object. समझ गया सवाल क्या? ये बहुत वायरल सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है. सवाल क्या है सुनना. सवाल यह है कि अगर ये अर्थ है, क्या है, तो इस अर्थ पे अगर मैं एक क्या कर दूं, टनल बना दूं. क्या बना दूं? ये नॉर्थ है, ये कौन है? साउथ है. और यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं. क्या करूं? मन में सोच लो क्या होगा. ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं. पहला, कुछ नहीं होगा, वहीं रह जाएगा. दूसरा, यहां जाएगा, यहां के रुक जाएगा. तीसरा, यहां जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा. चौथा, यहां जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा. बोलना नहीं है यार, सोचना है. डन? ठीक है. कितने बच्चे कह रहे हैं वहीं रह जाएगा? ठीक है. कितने बच्चे कह रहे हैं यहां आएगा, यहां के रुक जाएगा? ठीक है. 3 4 5 6. कितने बच्चे कह रहे हैं यहां पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा? अच्छा. कितने बच्चे कह रहे हैं यहां से बाहर निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा. ठीक है. आज जरा समझें इसको. अगर यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, पहली बात तो क्या सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? और ऑब्वियसली बात है ये एक्सेलरेट होता रहेगा. क्या होता रहेगा? ऑल्दो इसका एक्सेलरेशन कम होता रहेगा क्योंकि आप धरती के अंदर जा रहे हो, बट लगता रहेगा. जैसे ये कहां पहुंचेगा? सेंटर पे. इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी फोर्स इस पे लगना बंद हो जाएगी. बड़े रुक थोड़ी ना जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो चुकी होगी, इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा. क्या होगा? और यहां रुकेगा नहीं, ये यहां पे, और ये भागता चला जाएगा. कहां तक भागेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां तक भागेगा. समझ गए? जितना आया उतना उतना तो निकालेगा. जितनी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, इतनी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी. लेकिन आप सोचो, जब ये इधर भाग रहा होगा तो धरती से ऊपर खींच रही होगी. तो अभी तक ये कौन सा मोशन में था? एक्सेलरेटेड. यहां पे हो जाएगा रिटार्डेड मोशन. लेकिन जैसे ये कहां तक पहुंचेगा? साउथ पोल तक. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी लग चुकी होगी कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. अब ये सेंटर की तरफ वापस से खींचेगा. अरे भैया, ग्रेविटी तो सेंटर की तरफ लगती है, और ये सेम चीजें क्या होती रहेंगी? रिपीट. और आसान भाषा में कहूं तो ये SHM करने लग जाएगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगा. क्या करने लग जाएगा? समझ गए क्या? पक्की बात. आज क्या डे? आज रात को हम क्लास ले रहे हैं 10:30 बजे लाइव, जिसमें हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक शुरू करेंगे. ऑर्गेनिक शुरू करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. नहीं छोड़ो. आयोग तुम्हारी उसके घर से बात हो रही है बस, पारस के. हाँ, मिला लेना भाई. क्या आ नहीं रहा है सर आपको? अब हम आखिरी बार फोन मिला रहे हैं. अब जब आएगा तभी मिलाएंगे, रोज नहीं मिला सकते. एक फोन कर दो कि आज नहीं आया वो. जाओ बेटा.